हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके परिवार आपके चैनल पर। मैं नवीन गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लेके आ चुके हैं स्पेशल बैच आपका रीट मेंस का, जो 17 जनवरी को होने वाला है। मेरे भाइयों, घबराने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक जिस विद्यार्थियों ने पढ़ाई नहीं की हो जिन्होंने, तो वो घबराए नहीं। सारा A to Z इसमें आने वाला है। टॉप 1000 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। 17 जनवरी से पहले पहले करीब करीब मान लो आपका 12 13 जनवरी तक पूरा कंप्लीटली करके दे देंगे, ठीक है। तो इसी कड़ी में पिछली क्लास में ले चुका था, क्लास बना चुकी है। क्लास नंबर 2 लेके मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। स्पेशल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पूरी मैथमेटिक्स यहाँ पर ली जाएगी, एडवांस मैथ भी इसमें आ जाएगी, अरिथमेटिक आ जाएगी, स्टेटिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीटली इसमें आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, जुड़े रहे आप, ठीक है। तो मैं लेने जा रहा हूँ अगली क्लास, क्लास नंबर 02, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है एक बार देख लीजिएगा जरूर इसको। बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे? यदि 10 आदमी 10 काम 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी 5 काम कितने दिनों में कर पाएंगे? यह आपसे प्रश्न पूछा है। बड़ा शानदार है, लाजवाब है, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, ये आपके समय कार्य से रिलेटेड टॉपिक है। समय कार्य में का ही एक पार्ट होता है जिसको मिश्र समानुपात बोलते हैं, कंपाउंड रेशो। उसका फॉर्मूला है, ठीक है। कंपाउंड रेशो का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये होता है MDH मसाला बटे वेस्टर्न रेलवे। इधर भी MDH मसाला ही आता है बटे वेस्टर्न रेलवे ही आता है। फर्क इतना सा है कि इधर तो सब किसमें होंगे, वन 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 होंगे। इधर सारे टू 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 होंगे। इतना सा फर्क है इसमें, ठीक है। तो MDH मसाला बटे वेस्टर्न रेलवे, MDH मसाला बटे वेस्टर्न रेलवे। M फॉर मैन, यानी आदमी है। नल है, घोड़े हैं, घोड़े भी तो आदमी की तरह कार्य करते हैं। नल भी आदमी की तरह कार्य करते हैं पानी निकालने का। ये तो एम आने। डी मतलब डे, दिन आना है इसमें। एच मतलब आवर, घंटे आने इसमें। डब्ल्यू मतलब वर्क, कार्य नीचे आना है। और रेट मतलब खर्च, ये नीचे आना है, ठीक है। ऐसे कैसे, ये आदमी है, दिन है, घंटे है, मिनट है, घंटे मिनट इसमें जाएगा आवर में, ठीक है। कार्य और रेट मतलब खर्च वगैरह है, जो भी खर्च कर रहे हो, ठीक है। या कुछ खा पी रहे हैं, वो खर्च वगैरह जो भी होगा वो रेट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया, 10 आदमी 10 काम 10 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी एम में जाएगा, तो 10 तो ऊपर लिखना है, आदमी ऊपर ही आएंगे। 10 काम काम है तो कार्य लिखा जाता है नीचे, डब्लू, तो काम नीचे लिख दोगे आप। 10 दिनों में दिन है, दिन का आएंगे ऊपर आएंगे, तो ऊपर 10 दिन लिख दीजिएगा। कर सकते हैं। तो अब ये तो वन वन वाला आइटम हो गया, M1 M2 M1 D1 H1 के। अब अगला जो पार्ट है वो आ रहा है टू टू में, M2 D2, ठीक है। तो 5 आदमी, आदमी का आएंगे मैन ऊपर आएंगे, तो 5 आदमी, ठीक है। 5 काम काम है, कार्य है, तो नीचे आएंगे। 5 काम कितने दिनों में कर पाएंगे, दिन निकालना है। D2 का मान चाहिए। इधर वाला पक्ष टू में जाएगा, इधर वाला वन में जाएगा। ये लीजिए साहब, आंसर ऑटोमेटिकली आ चुका है, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये 10 से 10 फिनिश, ये 5 से 5 फिनिश। तो बताइए D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 दिन। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तो ये आपका इसमें आंसर आ चुका है। इस तरह से इसको डायरेक्ट ठोकना है। ये आपको मैंने लिखवाया है फॉर्मूला, बाकी आपको इसको लिखना नहीं है बार बार। ये माइंड में चलना चाहिए आपके फॉर्मूले, और डायरेक्टली आपको आंसर ठोकना है इस तरीके से, ठीक है। तो बताइए 10 दिन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन, क्लियर। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अगला देखिएगा। 5 की घात x गुणा 3 की घात y बराबर 225 गुणा 405 हो, तो x की पावर 2/-3x की वैल्यू क्या होगी? यह आपसे प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा में आपसे पूछा गया 14/12/2020 का शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। आपको तो कुछ नहीं करना है। इधर देखिए, ये 5 की पावर क्या है बताइए, x है, ठीक है। भाई 5 की पावर क्या है, x है, सिंपल सी बात है। गुणा, गुणा है, ठीक है। 3 की पावर वाई है बराबर। आप 225 के ऐसे दो टुकड़े करो, ठीक है, जिसमें से एक टुकड़ा इसका वर्गमूल निकल जाए तो बेस्ट रहेगा ये, ठीक है। तो 225 का टुकड़ा क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, 225 जगह लिख दोगे आप 25, ठीक है। गुणा 9 लिख सकते हो इसको आप, सिंपल सी बात ये है, ठीक है, क्लियर। ऐसे कैसे, आप 405 आपको दे रखा है, 405 के क्या टुकड़े करोगे आप, ये बताओ। 405 के टुकड़े कर दो, 81 गुणा 5 कर दो, 81 पंजो 405 ही होता है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आप ये बताइए मुझे, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की घात x गुणा 3 की घात y, 3 की पावर y बराबर 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर गुणा, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर गुणा,
81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। 3 को अगर 4 बार गुणा किया जाए तो 81 आता है। और 5 के ऊपर कोई पावर नहीं, ये वाले 5 के ऊपर, तो सिंपल सी बात है 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको उसमें ध्यान रखने वाली बात है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया 5 की घात x गुणा 3 की घात y बराबर घातांक करनी। सर्ट्स एंड इंडिसीज का रूल कहता है आधार समान तो घात जुड़ जाएगी। यहाँ पे ये 5 की घात 2 है, यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो आधार समान जुड़ जाएगी। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो गया ये लो साहब, गुणा ऐसे कैसे ही आधार समान घात जुड़ जाएगी। 3 की घात 2 है, 3 की घात 4 है, तो 4 2 6, 3 की घात 6 हो गई। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लो, आप तुलना कर लो। तुलना करने पर ऑटोमेटिकली आपके पास x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी आपके सामने। ठीक है, अब मुझे बताइए 5 याद आ रहा है, 5 याद आ रहा है, तो 5 से 5 फिनिश, तो ऊपर क्या बचा x, ऊपर क्या बचा 3, तो बताइए x की वैल्यू कितनी हो गई 3। बात खत्म। ऐसे कैसे 3 की पावर y है, 3 की पावर 6 है, तो 3 से 3 फिनिश, तो y बराबर क्या आ गया 6। y की वैल्यू आ गई 6, x की आ गई, y की आ गई। तो x और y की जो वैल्यू आई है वो उठा के यहाँ फेंक दीजिएगा। आपको देखो क्या कह रहा है वो, x की पावर क्या दिया गया है उसने, 2y। सबसे पहले तो यहाँ पे x का मान रख दो यहाँ पे। ठीक है, बताओ x का मान कितना है 3, x का मान 3 लिख दो। फिर ऊपर 2 गुणा y है, बताइए y की वैल्यू कितनी है 6, ये लीजिए साहब, माइनस 3 गुणा x दिया गया है, 3 गुणा x, x की वैल्यू कितनी है 3, ये लीजिएगा। ठीक है, तो 3 की घात कितनी हो गई देखो तो, 6 दूनी 12 हो गया, 3 3 हो गया, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3। और 3 की घात 3 का मतलब 3 का घन क्यूब, जो कितना होता है 27 होता है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ऑप्शन क्या चला गया डी। क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, बड़े शानदार लाजवाब वंडरफुल आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ही होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर किसकी ओर 28 की ओर। अच्छा है, थर्ड ग्रेड मैथ साइंस वाले पार्ट में आया हुआ है लेवल 2 में, 25/2/2023, बड़ा शानदार है, लाजवाब है। क्या कह रहा है, दो संख्या है 2:3 के अनुपात में है। कोई दो संख्या है मेरे भाई 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है मेरे भाई। प्रत्येक संख्या में 4 4 बढ़ा दिया जाए, इसमें भी और इसमें भी बढ़ा दिया जाए 4 4 मेरे भाई, तो कितना अनुपात प्राप्त हो जाता है, 5:7 प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, आपका क्वेश्चन कह रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया तो गुनाह कर दिया क्या, नहीं ना। बस तो बस, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा ये कहाँ गया है यार, ये 5 अनुपात क्या लिखा था मैंने यहाँ पे 7, 5:7, ये ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है आपको। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 7 दूनी 14 आ गया ये, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, कर दीजिएगा, 5 या 15 ये आ गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे कैसे ही 7 को इससे गुणा कर दो, 4 से 7 चौका 28 ही आ गया। ऐसे कैसे इस 5 को इससे गुणा करो, 4 से 5 चौका 20 ही आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 20 में और 28 में कितने का अंतर है, 8 का। ऐसे इन दोनों का डिफरेंस लो, 15 और 14 में कितने का अंतर है बताओ, 1 का। सिंपल सी बात है। फिर इस 1 से 8 को काटना है, 1 से 8 कटेगा नहीं, तो 8 का 8 ही वैल्यू आ गई। सिंपल सी बात ये है। आपसे लास्ट लाइन पढ़ लो, आपसे क्या कहा उसने। ठीक है, ये जरूर देख रहे, थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं आज क्या है, इसको गुस्से में है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग है, आपको यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये मच्छर प्रॉब्लम कर रहा था मेरे भाई, मच्छर बैठा हुआ था, उसकी वजह से बोर्ड में दिक्कत आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एनीवेज, ठीक है, सिंपल सी बात है। मुझे दोनों संख्याओं का योग निकालना है, तो इन दोनों का योग कर दो, बस कुछ नहीं करना है। 3 और 2 5, और इस 5 से इसको टकरा दोगे तो 5 अट्ठे 40। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं। पहले 2:3 दिया था क्वेश्चन में, फिर इनमें दोनों में 4 4 जोड़ रहा है। प्रत्येक संख्या में 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 प्राप्त होता है। मैंने क्या किया, ये 7 को इससे गुणा कर दो, 7 दूनी 14 आ गया, 5 या 15 आ गया, दोनों में अंतर लो 1। फिर 7 चौका 28 आ गया, 5 चौका 20 आ गया, इन दोनों में अंतर 8। एक का मान 8 है, एक से कट नहीं रहा, नहीं तो काट देता। 8 से जो टकराएगा वही निकल के आएगा। मुझे मान लो ये वाली संख्या चाहिए था, 8 दूनी 16 आ गई। ये वाली संख्या चाहिए था, 8 या 24 आ गई।
दोनों का योग चाहिए, दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 से टकरा दो, इसका 8 को 8 5 40, दैट्स ऑल। दोनों का अंतर चाहिए होता तो 3 में से 2 जाएगा तो एक को गुणा कर देंगे 8 से तो भैया 8 हो जाएगा, ये दोनों में अंतर है, बात खत्म, क्लियर। नेक्स्ट आपका बड़ा शानदार है, लाजवाब है, वंडरफुल है, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे देखिए। यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362.76 रुपए है, ठीक है, 362 रुपए 76 पैसे को मैंने रुपए में कन्वर्ट कर दिया पॉइंट लगा के, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो आइए मैं कह दूंगा 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना है, 362.76 रुपए है। तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना होगा, बराबर दे पटक नीचे, बस कुछ नहीं करना है, इसका मान ये, इसका मान बराबर दे पटक नीचे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाए, कुछ नहीं करना, इसका भाग लगा दो, इन दोनों गुणा कर दूं, तो 362.76 बटी, अब इन दोनों गुणा करोगे तो एक का कोई महत्व है क्या, एक से तो मल्टीप्लाई करो ही मत यार, यहाँ सिंपल सी बात है। तो यहाँ 12 का भाग लगा दीजिए बस, ठीक है, क्लियर। मैं 12 का भाग इसमें लगा दूं तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 30.23 रुपए, दैट्स ऑल माय लॉर्ड, ठीक है। और 30.23 रुपए बोल सकता हूं मैं, 30 रुपए 23 पैसे, 30 रुपए 23 पैसे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, आपकी रीट की एग्जाम 2025 में आया हुआ लेटेस्ट प्रश्न है मेरे भाइयों, ठीक है, दोबारा समझ लो। 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362.76, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य बराबर दे पटक नीचे, इस 12 का भाग लगाना है, इन दोनों गुणा करना है, आंसर आ गया यार। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है देखिए, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो वजन है ना, वजन उस वजन के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। एक हीरा 4 भागों में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में टूट गया, टूटे हुए टुकड़ों, ठीक है, टूटे हुए टुकड़े, अब ये 2,10,000 दे रखा है, रुपए कम में बेचे गए, बताइए हीरा का वास्तविक मूल्य क्या था, ये निकाल के देना है, ठीक है। आइए चलो, कुछ नहीं करना आपको, कितने भागों में, 4 भाग, 4 भाग लिख दीजिए यहाँ पे आप, ए है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, 4 भाग है, चारों लिख दीजिएगा, अनुपात लिख दीजिए 1 2 3 और ये 4, ये अनुपात दिया गया तो मैंने अनुपात यहाँ पे लिख दिए चारों भागों का, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। टोटल भी मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, टोटल कितना हो गया भाई साहब, टोटल कितना हो जाएगा इनका, चारों भागों का टोटल भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया इनका, अनुपात है ये तो, चलो ये तो रेशो है, ठीक है मेरे भाई, ये तो रेशो है। अब इनका टोटल कितना हो गया, टोटल भी देख लीजिएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये टोटल आ गया इनका 10, ये यहाँ पे मैंने टोटल लिख दीजिएगा। ये कोई एक हीरा है, उसको 4 भागों में टूट गया ये, तो 4 भागों में टूट गया, 4 भागों जोड़ूंगा तो तभी टोटल आएगा, तो 4 भागों में जोड़ दिया, टोटल कितना आ गया, 10 आ गया। बताओ यहां तक किसी भाई को कोई समस्या हो तो बोलो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, जो कीमत है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, इन सब का वर्ग कर दो, बताओ एक का वर्ग, अब एक कीमत निकाल रहा हूं मैं, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, पूरे का वर्ग करूं तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ, 100, सिंपल सी बात है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये तो कीमत आ गई, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे टोटल कीमत अगर निकाली जाए, यहाँ पे टोटल कीमत निकाली जाए, टोटल कीमत कितनी होगी, 16 9 25 4 29 और 1 30, ठीक है। अब जो कीमत है टुकड़ा होने के बाद कीमत कितनी रह गई, 30, और पहले जो कीमत थी पहले कितनी थी, 100, तो बताइए कितनी कीमत की यहाँ पे 101% कमी हो गई, कितने की हानि हो गई, 100 में से 30 जाएगा तो 70% की या 70 यूनिट की यहाँ पे क्या हो गई बताओ, 101% हानि हो गई मेरे भाइयों, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा, बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य क्या था, टोटल निकालना, टोटल तो कितना था भैया, हीरा 100 भाग था, तो अब मैं कह दूंगा भाई कमी कितनी हुई है, 70 की, वो करा नहीं रे, कमी कितने हुई है, कितने कम में बेचे उसको, 2,10,000, ठीक है। तो मैं कह दूंगा 70% कमी हुई है या 70 यूनिट कमी हुई है, वो कह रहा 2,10,000 की कमी हुई है, तो मैं कह दूंगा 70 बराबर है 2,10,000 के, इसलिए प्रारंभिक मूल्य कितना था भाई, 100, तो 100 बराबर दे पटक नीचे, ये लीजिए भाई साहब आंसर आ चुका है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, 1 0 से 1 0 फिनिश हो गई,
7 से काट दो, 7 तिया 21, पीछे आ गई 3 जीरो। 3000 गुणा 100 करूंगा तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपए। टनाटन, दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को ले जाना, बड़े शानदार लाजवाब प्रश्न होते हैं। जब जब हीरे वाला प्रश्न दिया जाए और ऐसे कहे कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो पल्लू में बांध लो गांठ। पल्लू तो खैर होगा नहीं कहीं तुम्हारे पास, तो बिल्कुल माइंड सेट कर लो क्या कि आपको कुछ नहीं करना, जो आपको ये दिया जाए इसका हमेशा वर्ग करोगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के टोटल भाग निकालोगे, इसका वर्ग करोगे, देख लेंगे इससे कितना कम है। तो कितना कम है? 70 यूनिट। 70 की कमी हो गई। वो कह रहा कितना कमी हो गई? 2,10,000 की। तो 70 बराबर 2,10,000, इसलिए पूरा मान बोले तो पूरा कितना आ गया? 100। 100 बराबर दपटक नीचे भाग लगा दो, आंसर आ गया। अब ये स्टेप फालतू को लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि cos थीटा प्लस cos 2 cos स्क्वायर थीटा मेरे भाई ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन में करवा देता हूं। चलो इसमें अपन करेक्शन थोड़े से मामूली सा करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये क्लियर। आपको दिया गया है यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो? 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा किसके बराबर है? यह आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, निकाल लेंगे। आप तो मुझे एक चीज बताइएगा, आपको दिया गया है cos थीटा बराबर, सॉरी cos थीटा प्लस cos का थीटा बराबर 1, तो मैं cos थीटा बराबर लिख सकता हूँ क्या? 1 तो इधर है ही है। अब मैं इसको इधर लेके जाऊं, cos स्क्वायर थीटा में प्लस का है, इधर लेके जाऊं किस में जाएगा? माइनस में। तो cos स्क्वायर थीटा मेरे भाई माइनस में गया। तो यहाँ पे तुम्हें पता क्या हो गया? cos थीटा बराबर क्या हो गया आपको पता है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जब पढ़ोगे तो आपके काम में आएगी वहां पे, और मैं बताता हूँ त्रिकोणमिति में। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाइयों? ये आइडेंटिटी जो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस थीटा लिख सकता हूँ। अब साइन स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा कोस थीटा। अब यहाँ पे साइन 4 थीटा है, तो मुझे बताओ अगर इसका भी मैं स्क्वायर कर दूं, सिंपल सी बात है, तो साइन स्क्वायर की जगह यहाँ साइन 4 थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर एक को पावर लगा दूं ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दुगना कर दिया इसका मान, तो इसका भी कर दीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर कर दो यार, सिंपल सी बात ये है। तो अब मेरे पास सिंपल सी बात है, पॉइंट मेरे पास क्या आया कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं cos थीटा। ये कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, तो मैं इसकी जगह तो लिख दूं cos थीटा प्लस, बताइए साइन की पावर 4 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 4 थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ cos स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू प्रश्न में दी है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ? 1। तो आंसर इसका क्या आ गया? 1। दैट इज द आंसर। बात खत्म। ऑप्शन किस में दिया गया है बताइए? बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, तो ये तो इसका प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर मैंने आपको तरीका बताया। सीईटी 2023 में पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आ जाता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, चलो अगले की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा है, लाजवाब है, वंडरफुल है। क्या कह रहा है? एक अध्यापक, एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे जिनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। आ जाओ ये कोई एक विद्यालय है मेरे भाइयों, इसमें टोटल कितने अध्यापक थे? 25 अध्यापक थे जिनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। मैंने बहुत अच्छी बात है। 60 वर्ष की आयु के एक अध्यापक की सेवानिवृत्ति होने पर एक नए अध्यापक की नियुक्ति हुई। 60 वर्ष का एक अध्यापक चला गया, तो एक ही अध्यापक आ गया, तो सदस्य तो बुक हुए कितने रहे? 25। एक गया और एक आया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जाने वाले की उम्र कितनी थी? 60 वर्ष थी। ठीक है, 60 वर्ष की आयु के एक अध्यापक की सेवानिवृत्ति होने पर एक नए अध्यापक की नियुक्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। बताइए औसत में कितने की कमी हो गई मेरे भाइयों? 1 वर्ष की कमी हो गई मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों।
ठीक है, क्लियरली कह रहा है एक वर्ष की औसत में 101% क्या हो गई भाई साहब, कमी हो गई। अब औसत में कमी या वृद्धि सदैव किसमें होती है, पूरे सदस्यों पर होती है। पूरे कितने सदस्य बताओ, सभी 25। तो 25 सदस्यों में एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष की कमी करोगे तो टोटल कितना कम हो गया, 25 से कम 25 वर्ष कम हो गया। और ये किसकी वजह से कम हुआ, कि आने वाले की वजह से कम हुआ। इसका मतलब आने वाला क्या है, रुई का कुआं है, और जाने वाला क्या था, अट्टा कट्टा पहलवान था। पहले वृद्धि थी, पहले तो ज्यादा था, ठीक है, लेकिन जैसे नया आया उसकी जगह उससे औसत में कमी होगी। इसका मतलब आने वाले व्यक्ति का आयु क्या है, कम है मेरे भाइयों। और कितनी कम है, जितनी यहाँ पे वृद्धि कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, एक एक वर्ष से कमी हुई है। तो टोटल 25 जड़ों में एक एक वर्ष से कमी करोगे, 25 का 25 वर्ष की यहाँ कमी कर दो, तो दैट इज द आंसर। कितना आ गया, 35 वर्ष। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को डायरेक्टली सॉल्व कर देना है मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वे है। इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है, धड़ाके से इसमें आंसर आ जाता है, शॉर्ट एंड स्वीट होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है, देखिए भाई। चावल के मूल्य में 21% की धुआंधार कमी होने के कारण एक व्यक्ति 1000 रुपए में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। वाह यार, भाई कमी हो गई यार, खरीद रहा है। कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, निकालना है। RAS प्री 2025 में लेटेस्ट आपकी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाइयों। बड़ा लाजवाब, वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए, कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, कम होने के बाद, यानी वर्तमान मूल्य पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो वर्तमान मूल्य निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला अंजाम दे दोगे, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्तमान मूल्य आपको निकालना है तो वर्तमान मूल्य बराबर कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है आपका कुल खर्च गुणा वृद्धि या कमी बटे 100 गुणा मात्रा। वृद्धि या कमी बटे 100 गुणा मात्रा, परसेंटेज का क्वेश्चन है। हर हाल में आपको इसी तरह से अंजाम देना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है वो कह देगा 10 आम अधिक आते, 10 सेब अधिक आते, किलोग्राम में नहीं कहेगा वो। 10 आम अधिक आ रहे, 10 सेब अधिक आ रहे, कुछ भी क्वेश्चन दे पैटर्न का अगर प्रश्न आता है और वर्तमान का मूल्य पूछे, यानी कि भाव के कम होने के बाद का मूल्य पूछे। एक तो पूछता है भाव के कम होने के बाद का वर्तमान मूल्य, एक पूछता है पूर्व का मूल्य। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो समझा दूंगा मैं। वर्तमान मूल्य पूछे तो कुल खर्च गुणा वृद्धि या कमी बटे 100 गुणा मात्रा, अंजाम दो, डायरेक्ट आंसर है। बताइए कुल कितना खर्च कर रहा है वो, 1000 रुपए। तो कुल खर्च आ गया 1000, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1000 गुणा वृद्धि या कमी। बताइए भाव में कितनी वृद्धि या कमी हुई है, 21% की, तो यहाँ लिख दीजिए 21% बटे 100 गुणा मात्रा। बताइए मात्रा कितना अधिक मिल रहा है, 10.5 किलो अधिक मिल रहा है, तो 10.5 किलो यहाँ लिख दोगे। एक पॉइंट यहां से हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लगाओगे, लगा दिया मैंने, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे कट रहा है तो आराम से प्यार से प्रेम से काटो ना यार, किसने मना किया है आपको, ठीक है, काटिए। ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो फिनिश। 21 से काटो, 21 पंजे 105, 500 उड़ा दो 2 बार, तो 10 दूनी 20 रुपए प्रति किलोग्राम, दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम, ऑप्शन ए। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बड़ा शानदार प्रश्न है। तो ये तो कब अंजाम देना, जब वर्तमान मूल्य पूछे, यानी वृद्धि हो गई, भाव में कमी हो गई, उसके बाद का जो मूल्य वो वर्तमान मूल्य होता है। और वृद्धि या कमी होने से पूर्व का मूल्य पूछा जाए तो पूर्व के मूल्य में सेम एक ही रहेगा, कुल खर्च गुणा वृद्धि या कमी। बस यहाँ पे मात्रा भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे 100 प्लस वृद्धि माइनस कमी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कमी हुई है 21, तो ये 100 में से घटा कर लिखते अगर पूर्व का मूल्य पूछता तो, ठीक है। 100 में से 21 घटा देते, मान लो 20 की कमी होती तो यहाँ 100 में से 20 जाकर कितना आता, 80 आता, पूर्व का मूल्य निकालना था, ठीक है। इतना सा बस नीचे इतना सा रह जाएगा, 100 प्लस वृद्धि माइनस कमी, और साथ में गुणा मात्रा तो है ही है नीचे। नीचे इतना सा चेंज हो जाएगा जब पूर्व का मूल्य पूछे ये। बाकी ऊपर तो ये रहेगा, कुल खर्च गुणा वृद्धि सेम पे सेम ही रहेगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है मेरे प्यारे भाइयों। कोई व्यक्ति है, एक कार्य को 24 दिन में सलटा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। 24 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। वी ए से 60% अधिक कुशल है। आइए, ये वी है, ये ए है,
V A से 60% अधिक, A मान लो 100, तो ये 60% अधिक यानी कितना हो जाएगा 160। एक जीरो से एक जीरो फिनिश, 2 से काट दो 8 बार, 2 से काट दो 5 बार, 5:8 आ गया। 60% अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब क्या कुशल है, इसका मतलब कार्य का अनुपात है। किसका अनुपात है मेरे भाइयों, कार्य का अनुपात है, ठीक है। या समय दिया गया है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आप समय निकालोगे, तो समय निकालोगे तो कुछ नहीं, कार्य का अनुपात को पलट दिया जाए, समय का अनुपात हो जाता है 5:8 है, तो 8:5 कर दो मेरे भाइयों। तो ये किसका अनुपात आ गया ये बताइए मुझे, ये आ गया समय का अनुपात आ चुका है, ठीक है। तो समय का अनुपात मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपसे क्या कह रहा है, तो ए को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या कितनी है। यहाँ पे ए नहीं है ये मेरे भाई, ठीक है। ये 2 मिसप्रिंट आई है इसमें क्वेश्चन में, ये ए नहीं है, ये बी है, ठीक है ना। तो इसको मैं बी कर देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या मुझे निकाल के देनी है, निकाल देंगे, कोई मुद्दे की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकालने में जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो, बताओ ए कितने दिन में कार्य करता है, 24 दिन में। ए का अनुपात यही तो है, 24 दिन में पूरा करता है, लेकिन अनुपात में कितने में करता है, 8 में। तो 8 का 24 कितना गुना है यहाँ पे, 3 गुना, 8×3 = 24, तो 101% 3 गुना ही बी का आएगा। तो बी कितना है 5, तो 5 का 3 गुना, 5×3 = 15 दिन, दैट इज द आंसर, बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है 15 दिन, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है ये, ठीक है। बहुत बढ़िया लाजवाब प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट आपका और भी बड़े वंडरफुल क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1460 घन मीटर है। बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता किसको बोलते हैं, अभी क्षमता क्या होती है, यहाँ पे आयतन होता है, ठीक है। तो वास्तविकता में बेलन का आयतन दिया है, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। πr²h की वैल्यू दी है 1408 घन मीटर, या मीटर क्यूब कह दो, बात तो एक ही है। बताओ यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या। तो ये πr²h की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा आर के मान दिया है, नहीं दिया, आर तो निकालनी है त्रिज्या, r² गुणा एच, एच बोलो तो ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई या गहराई 7 मीटर, यहाँ लिख दो 7, ठीक है, बराबर आ गया 1408। सिंपल सी बात है, ये 7 से 7 फिनिश, और 22 से कितनी बार कट गए, 64 बार, कितनी बार कट गया 64 बार। तो बताइए r² बराबर कितना आ गया 64, तो r बराबर क्या आएगा, स्क्वायर हटाओ तो रूट करो, 64 का रूट क्या हो जाएगा 8 मीटर, दैट इज द आंसर, बात खत्म। त्रिज्या पूछ रहा है, तो बताइए इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी 8 मीटर। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन, क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों का आंसर देना, बड़े अच्छे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, थर्ड ग्रेड मैथ साइंस में आया हुआ 25/2/2023, क्या कह रहा है आपसे, देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। तो रीट की तैयारी करने वाले योद्धाओं, कुछ नहीं है, समय कुछ बचा नहीं है, दिसंबर तो गया, ठीक है, लगभग लगभग। तो 17 जनवरी, ज्यादा टाइम नहीं है, मान लो 17 से 18 दिन आपके पास है, तो लग जाओ मिशन पे, बिल्कुल रुकना नहीं है, धुआंधार पूरी मैथमेटिक्स निकाल दो आप, ठीक है। कुछ बाहर जाना नहीं है, जीके की भी क्लास चल रही है, आपकी नेहा मैम ले रही है, और साइंस के आपके युगल किशोर जी सर ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है यार, लगे रहो मिशन पे, ठीक है। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, साहित्य में उसे 200 अंक में कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले, कुल 50%। पहले बताओ कुल पेपर कितने का है, विज्ञान का तो 300 का है, और साहित्य का 200 का है, तो टोटल कितना लाने हैं उसको पास होने के लिए, आप तो ये निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे पासिंग मार्क, ठीक है। बताइए टोटल कितने का पेपर हो गया, 300 का ये है, 200 का ये है, 300 और 200 500, 500 का पेपर हो गया। और 500 का पेपर में 50% लाना है, 50% कितना होगा आपको पता ही, आधा होता है 500 का, आधा कितना होगा 250, ठीक है। तो 250 अंक उसको लाने हैं, सिंपल सी बात है। अगर उसको पास होना है तो हर हाल में 250 अंक तो लाने ही पड़ेगा 500 में से, ये पासिंग मार्क आ गए, ठीक है। 300 विज्ञान में, 200 साहित्य में, 300 और 200 500 हो गए टोटल, और इस 500 का 50% उससे पास होने के लिए चाहिए, लास्ट में कह रहा है मैंने 50% कहा, 250 अंक चाहिए पास होने के लिए। अब उसने विज्ञान में कितने प्राप्त कर लिया, जाओ, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक ले लिए, वाह। आइए साहब, साइंस में क्या दुर्घटना घटी भाई साहब,
साइंस में उसने 300 अंकों में से 32% अंक ले लिए मेरे भाई। बताओ 300 में से कितने ले गया वो? 32% ले गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो फिनिश होनी ही होनी है, तो पता ही है आपको। तो 32 या 96 अंक तो इसमें से ले गया। ठीक है, क्लियर। 96 अंक ले गया, सिंपल सी बात है। तो शेष कितने अंक बचे अब? 250 अंक में से 96 अंक तो साइंस में प्राप्त कर लिए उसने। तो शेष अंक, ठीक है, 250 में से 96 घटा दिया जाए तो 101% कितना बचेगा बताओ आप? तो 154 बचेगा। कितना बचेगा? 154 अंक बचेगा। अब साइंस का पेपर हो गया, अभी 154 अंक किस में प्राप्त करने हैं? साहित्य में प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि साहित्य में उसे 200 अंक में कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे? 200 में से कितने प्राप्त करना है? 154 अंक प्राप्त करना है। अंक पूछता तो 154 आंसर है, लेकिन उसने परसेंट में पूछा है मेरे भाइयों कि साहित्य में कितने परसेंट निकालने। परसेंट में तो बदल दो यार, बदलिए कि 154 अंक प्राप्त करने टोटल कितने में? 200 अंकों में। इसलिए 100 में, ये 100 से तो 100 फिनिश, 2 का भाग दोगे इसमें कितना आ जाएगा? 77%। दैट इज द आंसर। बात खत्म। ऑप्शन क्या आ गया बताइए? सी। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को ले जाना है धुआंधार धूंधू करके, बड़े शानदार लाजवाब प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, वन रक्षक में आया हुआ है 13/12/2022 शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, आपका एलजेब्रा बीजगणित का प्रश्न है। क्या कह रहा है आपसे? एलजेब्रा। ठीक है, आपको दिया गया है कि x प्लस 1/x बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना, जब इस तरह से फॉर्मेट दे दी जाए, x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी जाए और स्क्वायर में पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस 2 ये फॉर्मूला आपको अंजाम देना है। ठीक है, क्या अंजाम दोगे? ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ए का मान तो ये होगा, ये हमेशा ए का मान होता है। तो बताओ ए का मान कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का वर्ग क्या होगा? 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन। इस तरह से ऐसे प्रश्नों का आंसर देना है। मान लो यहाँ पे 3 होता तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता? 9, 9 में से 2 जाता कितना बचता? 7। मान लो यहाँ पे 5 होता तो 5 का स्क्वायर कर दे 25, 25 में से 2 जाता कितना बचता? 23। दैट इज द आंसर। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। नेक्स्ट है आपके सामने, क्या कह रहा है आपसे? देखिएगा, ये देखिए, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? हेडमास्टर में आया हुआ भाई साहब, डायरेक्ट हेडमास्टर बने हुए, इसको करोगे हेडमास्टर बनोगे। ठीक है, तो आइए इधर देखो क्या कह रहा है। x माइनस वाई का 50%, देखो परसेंट से तो परसेंट फिनिश हो गया यहीं पे ही, जीरो से जीरो फिनिश हो गया। कोष्टक खोल दो, 5 गुणा एक्स करोगे तो 5x आएगा, माइनस 5 गुणा वाई करोगे तो 5y आएगा, बराबर 3 गुणा एक्स करोगे तो 3x आएगा, प्लस 3 गुणा वाई करोगे 3y आएगा। 3x इधर लेके आओगे माइनस में आएगा, 5x में 3x गए 2x बचेगा, बराबर 5y इधर लेके जाओ, एक इधर लाए तो एक इधर दो, तो 5y माइनस का है तो इधर प्लस में जाएगा, तो 3 और 5 8y आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कटिंग हो रही है। कटिंग करो अच्छे से, कटिंग करने में तो मजा ही आता है। 2 एकम 2, 2 चौका 8। ठीक है, तो ये हो गया 1x बराबर 4y। अब मैथमेटिक्स का नियम कहता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का नियम कहता है, अनुपात अनुपात समानुपात का, कि जो जिसके सामने वो उसका मान होता है। बताओ x का मान 4 तो y का मान क्या हो जाएगा? 1। अब आपसे प्रश्न, यहाँ कहानी यहाँ शुरू होती है। वाई एक्स का, किसका? एक्स का। तो ये परसेंटेज घुसा दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको एक चीज बताता हूं मैं, हर परसेंटेज क्वेश्चन में तो एक फॉर्मूला होता है, कौन बटे किसका गुणा में 100, इसको अंजाम देना है आपको। अब बताओ का शब्द जिसके साथ आएगा वो किसका का मान होगा? बताओ का शब्द किसके साथ है? पे एक्स, तो एक्स किसका का मान है? तो एक्स का मान कितना है? 4, तो 4 तो किसका का मान है? बचा कौन? बचा कौन? बाई। बाई की वैल्यू कितनी है? 1। गुणा में कौन आ गया? ये 100। 4 से कटिंग कितनी बार? 25 बार। 25 एकम 25%। दैट इज द आंसर माय लॉर्ड। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे बर्फी के टुकड़ों, ये अपन को ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको छोटी छोटी चीजें है जिनका ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है आपका नया, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
39 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर डिपेंड है। क्या कह रहा है, एन के किस मान के लिए एक्स प्लस ए एक्स की घात एन प्लस बाई ए की घात एन का एक गुणनखंड है, फैक्टर है। इसको निकालने से पहले आप यहां समझिए इधर, ठीक है। एक्स की घात एन माइनस बाई घात एन, एक तो कंडीशन बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है एक्स की घात एन प्लस बाई की घात एन, ठीक है। एन की वैल्यू सम संख्या हो तब क्या कंडीशन होगी, इसमें क्या होगा मामला, ठीक है, कितने फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, और एन की पावर विषम संख्या होने पर, ठीक है, तब क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। अगर ये वाला बीच में माइनस का चिन्ह है, ठीक है, और एन यानी पावर किसमें, सम संख्या में, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो प्लस वाला बनेगा एक्स प्लस वाई, और एक माइनस वाला बनेगा। लेकिन अगर एन की मान सम संख्या नहीं है और एन की वैल्यू क्या है, विषम संख्या है, यानी पावर विषम है, तो इसका एक ही फैक्टर बनेगा, वो बनेगा माइनस वाला। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर, कि आपको पता हो यहाँ सम संख्या रख दो, दो रख दो या दो रख दो, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, या एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, दो ही तो बने, एक प्लस का एक माइनस का, वही तो बने यार, ऐसे हैं, ठीक है। ऐसे कैसे हैं, विषम संख्या रख दोगे, एन का मान विषम रख दोगे, तीन रख दो, मान लो तीन रखोगे तो आपको पता है ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी फैक्टर बना कि नहीं बना, ए प्लस बी, ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी वाला है, ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी वाला, ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ए माइनस बी बना कि नहीं बना, तो बन गया ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है, वट बीच में है प्लस का चिन्ह आ जाए, ऐसे प्लस का चिन्ह आ जाए और घात क्या हो, सम संख्या हो, तो कोई भी एक घातीय, एक घातीय को बोलते हैं लीनियर, कोई भी एक घातीय गुणनखंड लीनियर फैक्टर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी एक घातीय गुणनखंड नहीं होगा, कब, जब प्लस का चिन्ह हो और पावर किसकी हो, सम संख्या हो। बट अगर प्लस का चिन्ह हो और पावर विषम संख्या हो तो एक होगा फैक्टर, और वो कौन सा होगा, प्लस वाला होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और इसी पर ही क्वेश्चन पूछा आपसे, देख लीजिएगा आप, देखिए एन के किस मान के लिए एक्स प्लस ए, एक्स घात एन प्लस ए की घात एन का एक गुणनखंड होगा, बताइए, बीच में प्लस का चिन्ह है, पावर एन लगी हुई है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस वाला फैक्टर कब होगा, तो बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस वाला फैक्टर कब होगा, जब एन की पावर क्या हो, विषम। तो यहाँ कह देंगे अपन एन के केवल विषम मानों के लिए, ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी, एन के केवल विषम मानों के लिए, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, बड़ा शानदार प्रश्न रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 40, 40वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है देखिएगा। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए। ध्यान कर लेना, कोई भी चुनाव जब लड़ते हो आप, कोई भी चुनाव होता है उसमें टोटल मत कितने होते हैं, 100% होते। 100% में से एक बंदा जो ले गया वो कितना ले गया, 65% ले गया मेरे भाई। तो दूसरे बंदे को कितने बचे, 100 में से 65 घटा दोगे आप, 100 में से 65 जाएगा तो 35% ही तो बचे यार, 35% दूसरे बंदे के लिए बचे। अब कह रहा है 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजय हो गया, 420 मतों से जीत गया। तो जीत गया ये क्या होता है, ये हार जीत का अंतर है, कि 420 मतों से जीत गया, विजय हुआ, इसका मतलब हारने वाला बेचारा कितने सारा, 420 मतों से हारा है, तो जीतने वाला 420 मतों से जीता है, तो हारने वाला 420 मतों से हारा है। इसका मतलब दोनों में हार जीत का अंतर कितना है, दोनों में जो डिफरेंस दिया है 420 दिया हार जीत का अंतर। और यहाँ पे अगर दोनों में हार जीत का अंतर देखा जाए तो एक 65% ले गया, दूसरा 35% बचे, तो दोनों में हार जीत का अंतर कितना है, यहाँ देखा जाए तो 30% है। तो मैं कह सकता हूं कि हार जीत का अंतर 30% बराबर है किसके, 420 के। इसलिए क्या निकालना आपको, डाले गए कुल मतों की संख्या निकाली, कुल मत तो हमेशा कितने होते हैं, 100%। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% बराबर दे पटक नीचे है, ये लो आंसर आ गया। ये मैं इसको दे पटक नीचे बोलता हूँ, बाकी एक एक नियम है यूनिट रूल, ठीक है, यूनिट रूल है, मैं दे पटक नीचे बोलता हूँ इसको। कि 30 बराबर ये, तो ये बराबर दे पटक नीचे, ये लो 1 0 से 1 0 फिनिश, जिसके तीर लगता है। मैं दे पटक नीचे क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ जिसका तीर लगता है वो नीचे गिरता है, नीचे गिरने का मतलब भाग देना है इसका। 3 से उड़ाओगे 14 बार,
14 गुणा 100 करोगे 1400 मत टोटल पड़े हैं मेरे प्यारे भाइयों। दैट इज द आंसर। बात खत्म। किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को धुआंधार ले जाना, बाकी और कोई दिक्कत की बात है नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका इकाई अंक यूनिट रूल पर डिपेंड क्वेश्चन पूछा है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ 2023 में। ठीक है। संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड। संख्या 52 की घात 97। देखो इकाई अंक में आपको आज का अर्जुन बनना है। जैसे अर्जुन का टारगेट वहां पर चिड़िया के आंख थी, तो आपको भी अर्जुन बनना है, लेकिन महाभारत काल का नहीं, आज का अर्जुन बनना है। ठीक है। तो आज का अर्जुन बन जाओ। आपको तो यहाँ इकाई अंक की लेना है। 2 से मतलब है, 3 से मतलब है, आगे वाले उसके मतलब नहीं है। तो 2 की घात 97 लिखा हुआ है, ये 3 की घात 72 लिखा हुआ है। 2 का और 3 का कोई नियम नहीं बनता है। अगर 0 होता, 1 होता, 5 होता, 6 होता तो नियम बनता है 0 1 5 6 की घात चाहे कितनी भी हो, इकाई अंक वही होते हैं। लेकिन तो 2 3 अब ऐसा इनका कोई रूल नहीं है। तो जब रूल नहीं हो तो घात वाले सवालों में घात में 4 का भाग लगा दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है। तो 4 का भाग लगा दो, इसमें लगाइए। 4 दूनी 8 बचा 1, 17, 4 चक्को 16, कितना बचा 1। तो 2 की पावर 1 हो गई। यानी पावर को छोटा करने के लिए पावर में 4 का भाग लगा दिया जाता है। 4 का भाग इसमें पूरा पूरा चला गया। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा 72 में 18 बार। जब कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूरा पूरा भाग चल जाए, ठीक है, तो 4 का भाग पूरा पूरा चल जाए तो आप घात का मान 4 ही मानोगे, कंप्लीटली डिविजिबल होता। ठीक है। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है मेरे भाइयों। 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा करोगे तो 81 आना है। 81 में भी आज का अर्जुन बन जाओ इकाई अंक से, मतलब अपन को 1 से। तो 2 गुणा 1 कर लो बस, 2 एकम 2। तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। और 2 किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर माय डियर? इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका बट्टरफुल है। एक समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगोन है, समबहुभुज है। एक समबहुभुज के एक बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल तथा एक अंतःकोण इंटीरियर एंगल का जो रेशो है वो दिया 1:5। देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन्स इज। आपसे पूछा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, निकाल देंगे। आपको पता हो बहुभुज में एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण, इन दोनों का जो योग होता है ना, वो हमेशा ऑलवेज सनातन सत्य कितना होता है? 180 डिग्री होता है मेरे भाई। एक बहिष्कोण का और एक अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और आपको उसने इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:5। ठीक है। मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि बहिष्कोण और अंतःकोण का जो रेशो दिया गया है मेरे भाइयों, वो रेशो जो दिया गया है वो दिया गया है 1:5। ये रेशो दे दिया गया है। मैंने कहा ये भी अच्छी की बात है, ठीक है। ठीक है। अब आपसे पूछा गया, बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। आपको यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकाल के देनी है। सिंपल सी बात यह है, ठीक है, कि भाई इसमें कितनी भुजा है, वो भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, जैसा देश वैसा भेष यहाँ पे अंजाम दे दोगे आप लोग। ठीक है। मेरी एक ट्रिक है, जैसा देश वैसा वेश, टोटल बटे टोटल, अंतर बटे अंतर। तो आपको टोटल दिया है तो यहाँ पे टोटल ही कर लो, 5 और 1 6। टोटल में टोटल का भाग लगा दो, 6 का भाग लगाओगे इसमें 30 डिग्री बढ़ जाएगा। 30 से जो टकराएगा वही निकल के आएगा। मुझे भुजाओं की संख्या चाहिए तो मुझे तो बहिष्कोण चाहिए। तो 30 से इसको टकरा दो, 30 एकम 30 डिग्री। तो बताओ बहिष्कोण कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। मुझे भुजाओं की संख्या चाहिए, तो भुजाओं की संख्या चाहिए, तो भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री बटे प्रत्येक बहिष्कोण। ठीक है। प्रत्येक बहिष्कोण, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 360 डिग्री बटे प्रत्येक बहिष्कोण। बताओ प्रत्येक बहिष्कोण कितना आया? 30 डिग्री आया। तो 30 का इसमें भाग लगा दीजिएगा। 30 से कितना कट गया? 12 बार। तो बताओ क्या आ गया? 12 भुज। ठीक है। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है इसका आंसर? 12 भुज किस ऑप्शन में दिया गया? बी ऑप्शन में। तो इस तरह से 12 भुज डोडेका कोण आ चुका है। डोडेका कोण बोलते हैं इसको। ये आ चुका है 12 भुज। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहिष्कोण अंतःकोण का 180 डिग्री, दोनों का अनुपात दिया है। ये दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6, तो इनको टोटल बाय टोटल कर देंगे। ये इन दोनों का टोटल, ये इन दोनों टोटल, टोटल में टोटल भाग लगाओ 30 बार। 30 एकम 30 डिग्री। अंतःकोण पूछता तो कितना आता आंसर? 30 गुणा 5 कर दो, 30 पंजो 150 आ जाता। भुजा की संख्या पूछी है, 30-60 डिग्री बहिष्कोण का भाग लगा दो। प्रत्येक बहिष्कोण कितना है? 30। 30 का भाग लगाओगे, इसमें कितना आ गया? 12 भुज। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपसे क्या करा है? 1/2 का 20%। ये आपको 1/2 का 20
प्रतिशत दिया गया है, प्लस 1/3 का 30%, ये भी दिया गया है मेरे भाइयों। ठीक है, बराबर है, इसके बराबर किसका मान है ये निकाल के देना है आपको इसमें। ठीक है, देखते हैं, चलो आइए क्या मामला क्या कहानी है इसकी। ठीक है, ये देख ही लेते हैं। 2 से काट दो 10 बार, 3 से काट दो 10 बार। ठीक है, 1 0 से 1 0 फिनिश, 1 0 से 1 0 फिनिश। 1/10 ये आ गया, प्लस 1/10 ही ये आ गया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नीचे अगर इनका एलसीएम लूं तो यह आ जाएगा 2/10। ठीक है, 10 एलसीएम लोगे, 10 से 10 फिनिश 1 आएगा, 10 से 10 फिनिश 1 आएगा, 1 और 1 2/10, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1/5। जिस ऑप्शन से 1/5 आएगा वही आंसर होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, क्लियर। देखते हैं 1/5 किससे आ रहा है। तो भाई हट जाए यार, मच्छरों ने बड़ा आतंक मचा रखा है। ठीक है, चलो देखते हैं किससे आ रहा है, इधर देखिएगा जरूर। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर मैं 60% लूं तो 60 आएगा 100, 5 से कटेगा 20 बार, 20 से 60, 3 दूनी 6, 1/2 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 40% लूं, 40/100 लूंगा, 20 दूनी 40। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 से ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे तो। 50% है तो 50 दूनी 100 2 आएगा, तो 5 दूनी 10, 1/10 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज द आंसर, बात खत्म। देख लो आप, 2/5 का 50% निकालोगे ना आप, इसका डी ऑप्शन का 2/5 का 50%, तो 50 दूनी 100 आएगा, 2 से 2 कट गया एक बार, तो देखो वही आ रहा है 1/5। ऐसा किस ऑप्शन में हुआ है? डी ऑप्शन। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, इस तरह आंसर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। एक बल्लेबाज द्वारा 9 पारियों में औसत 55 रन बनाया जाता है। 9 पारी में ठोक दिए भाई साहब ने, बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी कही है यार, कोहली वोहली कहीं नजर नहीं आ रहे इसके आगे। 9 पारियों में ठोक दिए 55 रन। 10वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 65 हो जाए? 10वीं पारी में कितने ठोके कि उसके रनों का औसत 55 से बढ़कर कितना हो जाए? 65, यानी कितने की वृद्धि हो जाए? 10 की वृद्धि हो जाए। और मैं कह चुका हूं औसत में वृद्धि या कमी हमेशा कुल पर होती है। ठीक है, तो कितना रन बनाए? तो 10 की वृद्धि चाहिए, तो टोटल अब कितनी पारी हो जाएगी? 10 पारी हो जाएगी। तो 10 रन की वृद्धि चाहिए, तो 10 पारी में कितने रनों की वृद्धि करनी पड़ेगी? 10 ढाई के पूरे 100 रन और बढ़ जाए तो 101%। बताइए आप लोग कितने रनों की औसत में कितने रनों की वृद्धि हो जाएगी, या औसत बढ़कर कितना हो जाएगा? 65। कब होगा? जब 100 रन बढ़ेंगे। दोबारा समझे, एक बल्लेबाज द्वारा 9 पारियों में औसत रन कितना था? 55 था। 10वीं पारी में कितने रन बनाए? 10वीं पारी में कितने रन बनाए इसमें कि उसके औसत रनों का औसत बढ़कर 65 हो जाए? तो 10 की वृद्धि कर रहे हो औसत में, तो औसत में वृद्धि या कमी सदैव कुल सदस्य होती है, कुल पारियों होती है। कुल पारी कितनी? 10। 10 पारियों में 10 10 की वृद्धि करोगे, 10 जाएंगे पूरे 100 रन तो ये हो गए। 100 रन तो पहले की जो कमी चले आ रही थी ना उसकी पूर्ति करेंगे। तो 100 रन ये हो गए, पहले के औसत 55 है, 55 में 100 जोड़ दूं तो 155 रन अगर वो बनाए तब जाकर औसत में 10 की वृद्धि होकर 65 औसत होगा। दैट इज द आंसर। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया? ए। पशु परिचारक में आया हुआ 3/12/2024, लेटेस्ट आपके एग्जाम का, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आगे आपसे क्या कह रहा है? यदि ए और बी की चाल में 5:6 का अनुपात है, ये ए है, ये बी है, 5:6 का इनका अनुपात है, चाल का अनुपात है, तो आप चाल ही मान लो 50 है, ये मान लो 60 मीटर प्रति मिनट ही मान लो। ये भी मीटर प्रति मिनट ही मान लीजिएगा मेरे भाई। ये मैंने इनकी चाल मान ली, 5 को 50 लिख दिया, 6 को 60 लिख दिया, इसको गुना कर दिया है क्या? मैं अपने हिसाब से यहाँ पे मान सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कतई भी टेंशन की जिम्मेदारी, टेंशन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ओके। आइए, 1.2 किलोमीटर की दूरी एक दौड़ में बी ए को 70 मीटर आगे से शुरुआत करने की अनुमति देता है। बी किसको? ए को 70 मीटर आगे की शुरुआत करने की शुरुआत देता है, यानी बी तो यहाँ खड़ा है और ये 70 मीटर आगे से दौड़ेगा। बी बेचारा इतना दूरी एक्स्ट्रा तय करेगा 70 मीटर, तो बी ने तो इसका मतलब पूरी दूरी तय करी है मेरे भाई। और बी ने कितनी दूरी तय करी? पूरी दूरी बोलो तो 1.2 किलोमीटर, और 1.2 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1200 मीटर। ठीक है भाई, 1.2 किलोमीटर को 1200 मीटर, किलोमीटर को मीटर बदलोगे तो 1200 आना है।
तो 1200 मीटर टोटल दूरी तय करिए। किसने टोटल दूरी तय करी है? बी ने। अब बी को 1200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग गया होगा, ये भी देख लो। ये मैंने चाल मानी है इसकी। तो 1200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसमें इसका भाग लगा दो। तो ये एक जीरो से तो एक जीरो कटना ही कटना है, यही सोच लो कट गया। तो काटो बिना मतलब, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 का भाग लगाओगे 20 मिनट आ गया। ठीक है, तो 20 मिनट में समय लगा, तो 20 मिनट में उसने 1200 मीटर की दूरी तय कर ली। अब प्रश्न ये कह रहा है आगे शुरुआत करने की अनुमति देता है, तो दौड़ में कौन जीतेगा और कितने दूरी से जीतेगा? तुम तो बताओ, इसमें कौन जीतेगा भी निकाल लेंगे। 20 मिनट में इसने कितनी दूरी तय करी? 1200 मीटर। इसने 20 मिनट में कितनी दूरी तय करी? 50 गुणा 20 करोगे तो 1000 मीटर ही तय करी है। और कितने मीटर आगे से भागने की अनुमति दी है? 70 मीटर आगे से और भागा है, तो 70 और जोड़ दो इसमें। तो इसने टोटल 20 मिनट में 1070 मीटर की दूरी तय की है। और इसने दूरी तय की है 1200 मीटर। तो बताओ जीता कौन? बी जीता है। और कितने मीटर से जीता है? 1200 में से 1070 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 130 मीटर। ठीक है, तो भाई साहब कौन जीत गया? हमारे आदरणीय श्रीमान जी बी जीत गए। और बी कितने जीते? 1200 में से 1070 जाएगा तो 130 मीटर से जीते। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन में। तो ये बड़े शानदार दौड़ वाला क्वेश्चन है, दूरी व दौड़ से रिलेटेड एक चैप्टर आता है, उसी का एक प्रश्न दिया है। बड़ा अच्छा है, वंडरफुल है, आउटस्टैंडिंग है मेरे भाइयों। तो इसको अपन थोड़ा सा ध्यान रखना और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 इकाई है। 5 12 13 तो पाइथागोरियन संख्या है, ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट मतलब कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आइएगा जरूर। तो 5 12 13, ये 5 हो गई, ये 12 हो गई, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, 13 हो गई। 5 12 13 इकाई है एक त्रिभुज की भुजाएं। एक आयत बनाया गया है। अच्छा, इस त्रिभुज को पिघलाकर कैसे करके इससे आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई 10 इकाई है किसकी? आयत की। तो इस आयत का परिमाप क्या होगा निकाल लेंगे। आयत का चौड़ाई तो है, आयत की क्या निकाल लो आप? ये चौड़ाई तो दे रखी है उसने, लंबाई और निकाल लेंगे। आयत की लंबाई कब आएगी? जब आयत का क्षेत्रफल आएगा। और आयत का क्षेत्रफल कब आएगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। आप तो निकालो। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार 5 गुणा ऊंचाई 12, 2 से उड़ेंगे 6 बार, 6 पंजो 30, तो 30 यूनिट स्क्वायर, यूनिट में दे रखा है। ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल त्रिभुज का होगा वही क्षेत्रफल किसका होगा? आयत का होगा। एक प्रश्न कह रहा है कि एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर है। तो मैं कह सकता हूं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल वही होगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 30। तो 30 यूनिट स्क्वायर ही आयत का क्षेत्रफल है। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई इसकी दे रखी है कितनी है? 10। तो लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह 10 लिख दो, बराबर आ गया 30। बताओ 10 से कटा कितनी बार? 3 बार। तो इसकी लंबाई का मान कितना आ गया? 3 यूनिट आ गया। बात खत्म। लंबाई है, चौड़ाई है, आयत का क्या निकालना है? परिमाप। और आयत का परिमाप पेरीमीटर बराबर क्या होता है? आप जानते होंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है मेरे भाइयों। 2 गुणा लंबाई कितनी आई है? 3, प्लस चौड़ाई प्रश्न में दे रखी कितनी है? 10। तो 10 और 3 13 दूनी 26 यूनिट। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन। आर एस प्री 2025 का वंडरफुल क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, व्हाट यू से, क्या जाएगा? ये आपको कंप्लीटली दिया गया है, उसमें पूछ रहा बताओ ए तथा बी के क्रमानुसार मान है। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, संस्कृत एजुकेशन 2022 फर्स्ट ग्रेड। ये आपको परिवेकरण करना पड़ेगा। यहाँ पर रेशनलाइजेशन आपको दिया गया 3+√5 बटे 3-√5। इसका परिवेकरण किया जाए तो परिवेकरण देख लो कैसे करते हैं। 3+√5 3+√5 बटे 3-√5। परिवेकरण करने के लिए कुछ नहीं करना, नीचे माइनस की संख्या है तो उसको प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दो, सेम।
तो 3 + √5 इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। आपको पता है सेम संख्या है, तो इसका तो स्क्वायर कर देंगे अपन। ठीक है, तो इसका तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा, और कोई वे भी नहीं है, तो स्क्वायर कर दो। ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर करो आप, तो सिंपल सी बात है। या लिखो एक स्टेप, चलो एक स्टेप लिख लो। 3 + √5 का, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर। ये बन गया a + b और a-b। आपको पता हो a+b गुणा a-b बराबर होता है a² - b²। बोल चुका हूं मैं बहुत बार। a², तो कौन है 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, -b², b कौन है √5। √5 का स्क्वायर करोगे 5 ही आना है, 9 में से 5 घटेगा तो 4 आना है ये। अब इसको खोलो कोष्टक को, ये a+b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a+b का होल स्क्वायर खोलो आप। a² 3 प्लस b², √5 का स्क्वायर करोगे 5 ही आना है। तो a², अच्छा 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, ये मेरे भाई 3 नहीं आएगा, 9 आएगा। 9 + 5 a² + b² + 2ab। 2 गुणा a का मान कितना है 3 गुणा b का मान कितना है √5। तो इधर देखो, और बटे में कौन है बताओ 4। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, क्लियर। तो 9 और 5 14 प्लस 3 दूनी 6 √5 बटे में कौन है 4। 2 से मुझे ऐसा लग रहा कट रहा है, काट दो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया के 6। तो ये जो आया है वो लास्ट एंड फाइनल क्या आया 7 + 3 √5 बटे में कौन आया 2। और इसकी कंपैरिजन में क्या दे रखा है आपको, कंपैरिजन में दे रखा है ये a+b√5। इसको मैंने लिखा नहीं है, इसको मैंने अब लिख दिया कंपैरिजन में दे रखा है। ठीक है, क्लियर। इसको हटा दो यहां से, ये कंपैरिजन में दे ही रखा है। अब यहाँ पे तुलना कर लो, तुलना करते ही ए का मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। ठीक है, बटे में दे रखा है, बटे में लिख लेंगे। ठीक है, √5 के साथ 3 है, और बटे में 2 इसके बटे में भी है, ये 2 इसके साथ भी है, और ये ही 2 इनके साथ भी है मेरे भाई। ठीक है, दोनों के साथ है। ठीक है, ये टुकड़े कर लो, अलग अलग कर लो, इनको अलग अलग लिख लो। ये 7/2 + 3 √5/2 बराबर a + b√5। ये लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा यार, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 2 है, अलग अलग कर दिया। तो बताइए ए की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ए की वैल्यू क्या आ गई 7/2। √5 से तो √5 फिनिश होगा, बी की वैल्यू क्या बची 3/2। बी की वैल्यू आ गई 3/2। देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है 7/2, 3/2 ऑप्शन डी। दैट इज द आंसर, बात खत्म। तो ये इसकी एक एक स्टेप मैंने आपको समझाई है, बड़ी शानदार है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों। इस चीज का आपको ध्यान रखना, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपको एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न दिया है, पशु परिचारक में आया हुआ 2024 में। क्या कह रहा है देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 8 गुना है। ओह, एलसीएम व एचसीएफ का योग 108 है। एलसीएम व एचसीएफ का योग जो दिया है वो 108 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या है, निकाल के देना। आ जाओ देखते हैं। इधर देखो, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 8 गुना है। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। अब पढ़ो, दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का 8 गुना। एचसीएफ को 1 मानोगे तो 1 का 8 गुना मतलब 8 हो गया ही। ठीक है, तो पहले तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, अभी तो रेशो में दिए हुए हैं। इनको निकालो। आप कैसे निकालोगे भाई, जैसा आदेश वैसा बेस, टोटल बाय टोटल कर दो। टोटल करोगे तो 8 और 1 9 हो गया, 9 का भाग इसमें दे दीजिए आप। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार। भाई टोटल में टोटल बार लगाना, ये भी टोटल है एलसीएम एचसीएफ का, ये भी टोटल है एचसीएफ का। फर्क इतना सा है, ये योग में है, ये अनुपात का टोटल है। इसका इसमें बार लगाओ 12 बार, 12 जो टकराएगा वही निकल गया, टकरा दो। 12 × 96 तो एलसीएम आ गया। 12 एकम, इसी 12 से ये भी टकराएगा, 12 एकम 12 एचसीएफ आ गया। अब आपको पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछ रही है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो। आपको पता हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है मेरे भाई। ठीक है, तो पहली संख्या तो प्रश्न में दे रखी है, पहली संख्या कितनी दी है बताओ 32। दूसरी संख्या निकालनी है, भगवान को पता, ऊपर बढ़ जाना है, ऊपर पंखा है मेरा, पंखा वालों जाना। एलसीएम आपको कितना दिया 96 गुणा एचसीएफ कितना है 12। ठीक है,
मुझे तो ऐसा लग रहा है 32 से कटा कितनी बार, 3 बार। 12×3 = 36। बताइए दूसरी संख्या जो आई है वो 12×3 = 36 आ चुकी है। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से ऐसे प्रश्नों को धुआंधार ले जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ रहा हूं। आपका क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा प्रश्न है। समय तथा कार्य का लग रहा है मुझे। क्या कह रहा है देखो। मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल। 150 और 100 टोटल कितना हो गया? 250 ग्राम खाते चढ़ते हैं। चढ़ना मतलब खाते हैं। ठीक है, प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं व चावल की कुल मात्रा है। 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं व चावल की कुल मात्रा है, ये आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, आ गया आंसर। 150 ग्राम गेहूं है, 100 ग्राम चावल है, टोटल 150 और 100 250 हो गया। 60 बच्चे हैं, 30 दिन खाएंगे, टोटल आ गया। लेकिन ऑप्शन सारे किलोग्राम में दे रखा है और ये है ग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए क्या करोगे आप? 1000 का भाग लगा दोगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से भाग लगाओगे तो 3 जीरो से 3 जीरो तो गई भाई साहब। 6×3 = 18, 18 × 25 करोगे तो 25×9 = 225, तो 25×18 = 450। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन। तो रीट 2025 में आया हुआ वंडरफुल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट एंड फाइनल आज का प्रश्न अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मैं तो कहूंगा लाजवाब है। क्या कह रखा है देखिए। एक थैले में केवल 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:8:3 है। ये जो दिया गया है अनुपात, ये 5:8:3 है। लेकिन 5:8:3 सिक्कों की संख्या का है। तो ये मेरा भाई संख्या का अनुपात है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अनुपात है। यदि थैले में कुल सिक्कों का मान 144 रुपए है, टोटल आपको जो दिया गया है 144 रुपए दिए गए, धन दिया गया, धन 144 रुपए। तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। आ जाओ, आप यहाँ पे कर दोगे टोटल बाय टोटल, जैसा देश वैसे बेस। लेकिन इकाई तो समान होनी चाहिए। ये तो टोटल धन है रुपए, और ये संख्या काम नहीं चलेगा, तो इसको भी रुपए में बदलो। तो मैं इसको रुपए में बदल रहा हूँ, कीमत में बदल रहा हूँ। तो बदल लो ऐसे कैसे? ऐसे मेरे पास संख्या है 5, 5 सिक्के हैं मेरे पास, 50-50 पैसे वाले। तो 50 पैसे पैसे वाले 5 सिक्के हैं, तो टोटल कितना रुपये हो गया? 50×5 = 250, यानी कि 2.5 रुपए तो ये हो गया। ऐसे कैसे? 25-25 पैसे वाले 8 सिक्के हैं, टोटल कितना रुपए हो गए? 25×8 = 200, यानी कि मेरे पास 2 रुपए तो ये हो गए। आ जाओ साहब, यहाँ पे आ जाओ, कहानी यहाँ पे भी देख लो आप। ठीक है, 2.5 रुपए ये हो गए मेरे पास, 2 रुपए ये हो गए मेरे भाइयों। ठीक है, 10 दिया के 30 पैसे, तो 30 पैसे को रुपए में बदलोगे तो 0.30 कह दोगे आप। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे से 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में। 100 का भाग लगाओगे 10 दिया के 30 में, तो वही 0.30 आना है। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, करना है जैसा देश वैसा भेष। लेकिन पूछा क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, निकाल लेंगे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मुझे चाहिए, तो भाई करोगे जैसा देश वैसा भेष। बताओ, टोटल 144 बटे टोटल करोगे 2.5 और 2 4.5 में 0.30 और जोड़ोगे आप तो 4.80 रुपए। टोटल बटे टोटल गुणा तो सतह बस के साथ करते, इसका मान निकालना। किस मान निकालना? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो संख्या के फोल्डर में जाओ, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हटाओगे तो 101%, 2 जीरो लगाओगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया। 8 से उड़ा दो, 8×6 = 48 बार, 6 से उड़ा दो, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 24 दहिया कितना आ गया? अब यहाँ नीचे जगह नहीं बची मेरे भाइयों। 24 दहिया 240। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया? बी ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों का आंसर देना मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों।
तो इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए बिल्कुल। 17 जनवरी तक महा आगाज, महा मैराथन क्लासेस चल रही है आपकी। हर रोज एक वीडियो 25 क्वेश्चन की आपको डल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन डलना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे अपन 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इसको कवर करने की पूरी 1000 क्वेश्चन कोशिश करेंगे। तो पूरा कंप्लीटली मैथमेटिक्स के रिवीजन के लिए इसी तरह जुड़े रहिए। राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, लगातार लगे रहो मेरे भाइयों, बिल्कुल मिशन पर लग जाओ। राधे राधे।